आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान हो रहा है और सबसे ज्यादा सीटें यहां पर अवध क्षेत्र की आती हैं और यहां पर ज्यादातर ब्राह्मण वोटर्स हैं, ओबीसी वोटर्स हैं और कौन लुभा पाता है ना, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे युवाओं की, महिलाओं की बात कर रहे थे। भदौरिया जी, आपके पास वापस आना चाहूंगी। युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार का वोटर क्या सोचकर जो है वोट देने जा रहा है? खासतौर से अगर महिलाओं की बात करते हैं, टारगेट जो है किया गया है कांग्रेस द्वारा, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बातें रखी थी, वही कुछ बातें जो हैं बीजेपी ने और सपा ने महिलाओं के लिए अपने घोषणा पत्र में भी कही है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस ने पूजा जी बड़े दमखम से कहा था लड़की हूं मैं लड़ सकती हूँ जी, और देखने में भी आया था कि छात्राएं बाहर निकली और प्रियंका जी का सपोर्ट करा, लेकिन वो जो चेहरे बनाए थे इन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो तीनों चेहरे बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया, अपनी गोद में ले लिया। तीनों को उन्होंने उम्मीदवार भी बना दिया उनमें से। तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का आधा पोस्टर जो है वो इन्होंने गायब कर दिया। अब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैं, इनके पास एक बहुत मजबूत प्रत्याशी था रायबरेली सदर से, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अदिति सिंह, वो भी बीजेपी में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सत्य कह रही हैं, 100% कह रही है कि जो इनका था महिलाओं का, तो वो बीजेपी ने करके दिखाया कि देखिए महिलाएं तो हमारे साथ हैं। आप केवल नारे में ले रही हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और हम इनको लड़ा रहे हैं। जी, आप क्या वजह मानते हैं कि कांग्रेस जो है अपना भरोसा जनता के बीच नहीं जो है वो बना पा रही है, नहीं जगा पा रही? इसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि अगर बात करते हैं पिछली सरकार की, बात करते हैं समाजवादी पार्टी, वो अपनी उपलब्धियां कह सकती है, बता सकती है और एक बार फिर से दम ठोक सकती है, ताल ठोक सकती है। बीजेपी की बात करते हैं, इस बार उनकी सरकार रही है, उन्होंने अपने काम गिनवाए हैं, लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस अपनी जगह क्यों नहीं बना पा रही है? देखिए, कांग्रेस के पास वहाँ करने को संगठन था, तो संगठन उनके पास है नहीं। और जो कांग्रेस के नेता थे वो उत्तर प्रदेश में 22 जब यूपीए 2 इन्होंने बनाया, तो यूपीए 2 जब बनाया तो 22 वहाँ से बड़े संख्या में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत करके आए। लेकिन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 22 जीत के आए और उनमें से मंत्री बने, जैसे जतिन प्रसाद जी पेट्रोलियम मंत्री दे दिया और आरपीएन सिंह जी, लेकिन वो आज सबके सब बीजेपी में उम्मीदवार हैं और बीजेपी में 5वें और 6वें चरण के वो भी हैं, वो चुनाव वो सब बीजेपी में चले गए। तो इनके पास अपना जो संगठनात्मक ढांचा था उसको इन्होंने तैयार किया नहीं, उसको खोने का काम हो गया। और वो किन कारण से गए ये कांग्रेस के लोगों को सोचना पड़ेगा और उस पर कांग्रेस के लोगों को ये देखना पड़ेगा। कांग्रेस के जो निर्णायक लोग हैं उनको देखना पड़ेगा कि हमारी पार्टी में हमारे ही लोग क्यों टूट करके जा रहे हैं। जी, हमारे साथ रोशन गौड़ भी जुड़ रहे हैं। रोशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रोशन जी, 9 जिलों की सीटों पर मतदान हो रहा है, कैसे देखते हैं आप इस बार जो है जो चुनाव है चौथे चरण का? काफी कुछ साफ हो जाएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जाट लैंड में वोटिंग हो चुकी है, यादव लैंड में हो चुकी है, मुस्लिम लैंड में हो चुकी है और अब बारी जो है ओबीसी और ब्राह्मण वर्ग की आई है। कैसे देखते हैं आप इसे? मैं सुन नहीं पाया, आप जरा जी अपना क्वेश्चन जरा मुझे। जी रोशन जी, मैं ये कह रही हूँ कि इस बार के चुनाव की बात करते हैं, चौथे चरण का चुनाव है। पहले यादव लैंड में वोटिंग हो चुकी है, जाट लैंड में भी हो चुकी है, मुस्लिम लैंड में भी हो चुकी है, अब ओबीसी और ब्राह्मण वर्ग की बारी आई है। इस जो चरण को देखते हैं आप, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो चौथा चरण है जी, ये बेसिकली एससी के लिए है, यानी इसमें जो दलित वर्ग है उसका बहुमत ज्यादा है। जी, किसी सीट में 32% है, किसी पे 25 है, किसी पे 22 है। तो ये जो बेल्ट है ये बेसिकली जो 59 सीटें हैं ये पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए है। जी, 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 और हम पिछले साल का 2017 का देखें जी, तो इसमें 52 यानी 51 सीटें बीजेपी को मिली थी और 1 सीट अपना दल को मिली थी जो बीजेपी की गठबंधन की पार्टी थी। तो पूरा बहुमत, और इसमें तो जितने जिले हैं करीबन 9 जिले हैं, 9 जिले में से 4 जिले तो ऐसे हैं कि जो पूरे 100% बीजेपी ने सीटें हासिल की थी। और बाकी जिलों में जैसे किसी जिले में अगर 9 है तो 9 में से 8 जीती है, किसी में 6 है तो उसमें से 7 जीती हैं, तो 6 में से 5 जीती हैं। तो इस तरह से बीजेपी का इस पूरे चरण में, जो चौथा चरण है, इसमें दबदबा रहा है।
अब इसमें चुनौती है कि जैसे आपका लखनऊ बेल्ट है, उस लखनऊ बेल्ट में थोड़ी सी चूंकि समाजवादी पार्टी उसमें गियर अप कर रही है, तो और बीजेपी ने उसमें अपने साथ जो वर्तमान विधायक है उनके टिकट काटे हैं, नए विधायक नए जो मेंबर हैं जैसे राजेश्वर सिंह को टिकट दिया है, सरोजनी नगर से वहां से मंत्री थी, उनको उनका टिकट काटा गया है, और जो कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने अपनी सीट बदली है। तो इसका असर कहीं ना कहीं दिखेगा। और लखीमपुर खीरी भी इसी चरण में है। तो लखीमपुर खीरी का जो मामला है वो किसानों को, जैसे आपने देखा होगा कि एक मंत्री के बेटे पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी और 7-8 किसान मारे गए थे, वो भी इसमें इशू है। और एक उन्नाव है यहाँ पे, वो भी इसी चरण में है। तो उन्नाव में जो एक महिला के साथ बलात्कार किया गया था, और उसके बाद वहां पे जो बहुत बड़ा एक बवाल हुआ था, तो वो भी इसी कंस्टिट्यूंसी में। तो इसलिए बीजेपी के जो खिलाफ जाता है मामला, एक तो उन्नाव जाता है और दूसरा लखीमपुर खीरी जाता है। अन्यथा जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो कुल मिलाकर पूरा उत्तर प्रदेश एक इशू बना हुआ है, और उसके कारण बीजेपी को अपर हैंड है। लेकिन बीजेपी का 59 में से 52 सीटें जीतना, ये मुझे लगता है कि रेयर होता है कि आप अपना पिछला जो परफॉर्मेंस है उसको आप रिपीट कर पाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि अपना 2017 के परफॉर्मेंस को रिपीट करना। जी, तो आपको लगता है कि शायद परफॉर्मेंस रिपीट ना कर पाए, ऐसे में आपको क्या लगता है फायदा किसे होगा? क्योंकि यहाँ पर ओबीसी और एससी वर्ग की हम अगर बात करते हैं तो जो अपने आप को इन दोनों का झंडा बरदार पार्टी बताती थी वो खुद हाशिए पर है। बीएसपी की बात करते हैं यहाँ पर तो वो खुद हाशिए पर है। तो आपको क्या लगता है बीजेपी का नुकसान होना जो है, फायदा किसका होगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी का बहुत नुकसान होगा। मुझे लगता है कि जितनी सीटें हैं जो, क्योंकि 52 बीजेपी के पास है, तो वो दोबारा से उसको हासिल करना मुश्किल होता है। तो अगर उसको थोड़ा बहुत जो नुकसान होगा उसकी भरपाई यहाँ पे समाजवादी पार्टी से मुझे दिख रही है। वो इसलिए दिख रही है कि इसमें जो चुनाव हो रहा है वो भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में हो रहा है। इसमें कांग्रेस और बसपा कहीं ना कहीं नदारत है, कहीं वो दिखने रहे। मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने चुनाव मन से नहीं लड़ा है। कांग्रेस ने कभी, जैसे प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार हूं, फिर उन्होंने अगले दिन खंडन कर दिया कि मैं चेहरा नहीं हूं। और बसपा कहीं दिख नहीं रही है। अभी भी आप देखें कि बसपा की रैलियां कहां हो रही हैं, बसपा के लीडर हमें कहीं दिख नहीं रहे। और ये बड़ी एक ताजुब है कि इतने बड़े चुनाव में बसपा, जो कि सरकार में रह चुकी है, मायावती का इतना बड़ा कद रहा है और वो दलितों की नेता है, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रही। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? और उनका जो वोटर है, जो जैसे मैंने कहा ये बेल्ट एससी और एससी की बेल्ट है, तो वो जो उनका बसपा का जो वोट बैंक है यहाँ पे, अगर हम 32% और 22% की बात करें तो 16% तो बीएसपी का है ही। वो कहाँ जाएगा? क्योंकि उनका अपना जो 16-17% वोट है वो बीएसपी का रहता है, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। इसलिए इसका फायदा या तो बीजेपी उठाएगी और या फिर समाजवादी पार्टी उठाएगी, क्योंकि ये मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच का है। जी रोशन जी, एक सवाल और है यहाँ पर। जिस तरीके से हमने पहले 2 चरणों का चुनाव देखा, मतदान देखा, उसके बाद बीजेपी ने अपनी जो है प्रचार की स्ट्रैटेजी काफी कुछ चेंज की है। आपको लगता है कि जिस तरीके से पहले 2 चरणों की वोटिंग का पैटर्न था, उसके बाद बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ समझ में आया है कि कहाँ नुकसान हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता? इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या जो सीटें जाती हुई दिख रही हैं, क्या उनको वापस पाने की, उनको रोक कर रखने की, उनको बनाए रखने की कवायद के तहत जो है बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है? देखिए, जो पहला चरण है, पहले चरण में जो 57 सीटें थी, 58 सीटें में से 53 सीटें बीजेपी के पास थी। और ये बेल्ट किसानों का था, किसान आंदोलन का इस बेल्ट पे बहुत बड़ा प्रभाव था। जो दूसरा चरण था उसमें से 38 सीटें बीजेपी के पास थी, और वो जो बेल्ट थी वो मुस्लिम बाहुल थी। और जो तीसरा चरण था वो यादव लैंड का था, और उसमें भी बीजेपी की अधिकतम सीटें थी। तो तीनों को अगर हम मिला दें लगभग 117 सीटें बीजेपी के पास थी। तो इसलिए बीजेपी के लिए जो ट्रेंड है, जो सुनने में आ रहा है, क्योंकि अभी इस बात का कोई एग्जिट पोल नहीं आया है, पर जो बीजेपी की तरफ से हमें संकेत मिल रहे हैं या जो दूसरी पार्टी की तरफ से, उसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी को कुछ नुकसान हुआ है। बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उनकी सीटों का ऐसा लगता है, बीजेपी वाले खुद कहते हैं कि उनको कुछ नुकसान हुआ है, इसलिए उन्होंने स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज की है। और जो ये चौथे चरण की है और उसके बाद 5वां, 6वां, 7वां चरण होगा, उसमें प्रधानमंत्री की ज्यादा रैलियां हो रही हैं, जेपी नड्डा की ज्यादा हो रही है, अमित शाह की रैलियां ज्यादा हो रही हैं, और उनका फोकस अब उन्होंने योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से आगे कर दिया है।
कि कहीं कोई कमी न रह जाए, कि योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत से चुनाव लड़े, और प्रधानमंत्री और अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उनका पूरा उनको समर्थन है, और लॉ एंड ऑर्डर पे पूरी कवायद आ गई है। पूरी के पूरा मुद्दा इसमें लॉ एंड ऑर्डर को बना दिया गया है और सपा को टारगेट हाँ। पर रखा गया। जिस तरीके से आप कह रहे हैं योगी के चेहरे को आगे किया गया, ये तो उसी तस्वीर से साफ होता है रोशन जी, जिसमें हमने याद होगा आपको एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी कि प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे हैं। एक विश्वास वहीं से जागा था। हमारे साथ फिलहाल हमारे ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा जुड़ गए हैं। रजत, जानना चाहेंगे किस तरीके से मतदान केंद्रों पर इस मतदान को लेकर के उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले हम चुनाव अधिकारी को सुन रहे थे, उनका कहना था कि स्मूथली वोटिंग चल रही है, युवा और महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूजा, निश्चित तौर पर जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा है वैसे वैसे जो मतदान केंद्र है वहां पर लाइनें भी बढ़ रही हैं, और लखनऊ में खासतौर पर हम ये देख रहे हैं कि सुबह से आज जो लाइनें हैं बूथों पर वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, और सुबह भी जो उत्साह दिखाई दे रहा था वही दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे तक उत्साह दिखाई दे रहा है। और जो युवाओं के साथ साथ जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी काफ़ी तादाद में वोट देने के लिए आज निकल रहे हैं, और अलग अलग जो बूथ सेंटर्स हैं वहां पर उसको लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो भी उसी तरीके से की गई है। मेरे ठीक पीछे आप कुछ सेंटर है, यहाँ पर आप लाइन देख सकती हैं कि किस तरीके की जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं, और लोग चाहते हैं कि जो वोट का अधिकार उनके पास है उस वोट के अधिकार का वो प्रयोग करें, और उसके तहत वो वोट डालने के लिए। हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं और पूछते हैं कि आखिर मुद्दे क्या है इस बार के चुनाव में, सर सबसे मुद्दा बड़ा तो यह है कि युवा के लिए, और देश में जो हर चीज का निजीकरण कर रहा है, ये सबसे मुद्दा है। बड़ी मुद्दा है, अपने प्रदेश को बचाना है। सबसे बड़ी बात तो ये है इस टाइम पे। प्रदेश को बचाना है जी। आप भी वोट डालने के लिए आए हैं, पहला वोट है क्या आपका? नहीं, दूसरा। अच्छा, क्या मुद्दा है इस बार? इस बार वहाँ मुद्दा है सुरक्षा का। सुरक्षा जी। अच्छा, मतलब सुरक्षा में काम अच्छा किया है कि खराब? इनसे अच्छी कोई सरकार में सुरक्षा रही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। तो आप भी वोट डालने आए हैं, क्या मुद्दा है इस बार वोट का? बस सर सब सबका वही अपना है। क्या? बस यही विकास चाहिए, और क्या? विकास चाहिए। तो कुल मिलाकर देखिए, विकास हुआ, सुरक्षा हुआ, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जिनके आधार पर लोग इस बार यहाँ पे वोट डालने आए हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या बेसिकली इस बार टॉपिक है, क्या मुद्दा है जिसके आधार पर वोट हो रहा है? डेवलपमेंट है, नेशनलिज्म है, ग्लोबल पोजिशनिंग है, सिक्योरिटी है। इन सब चीज़ों में सरकार ने काम बेहतर किया है। वो तो टाइम बताएगा जब वोट डालेंगे। अच्छा, अखिलेश जी कह रहे हैं कि पिछले जो 3 चरण हुए हैं, इन्हीं 3 चरणों में समाजवादी पार्टी डबल डिजिट में पहुंच गई है। अब आगे की जो सीटें, आगे जो फेसेस आएंगे उसमें एक थंब मेजोरिटी जो होती है वो आएगी। द टाइम विल टेल। एक आदमी के कहने से आगे क्या पता है। ठीक है, आप भी वोट डाले हैं, क्या मुद्दा है? तिलक भी आपने बहुत सुंदर सा लगाया। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, सबसे मेन तो यही है। तो सरकार के काम से संतुष्ट है आप? बिल्कुल। देखिए, ये जो तमाम देखिए पूजा जो मुद्दे हैं, देखिए आपको एक एक करके धीरे धीरे दिख रहे हैं कि नेशनलिज्म है, ग्लोबल पोजीशनिंग है, बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में सामान्य तौर पर वोटर नहीं सोचता, लेकिन उसके बावजूद इन सारे मुद्दों के ऊपर भी वोट होता है। जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर वोट होता है, लेकिन लोग इस तरीके के मुद्दे भी सोचते हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, वोट डालने के लिए आप आई हैं, क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा क्या है? वोट डालना है बस। सरकार किसी की भी आए, वोट डालना है तो डालना है। आम पब्लिक की जो जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं हम लोग। सरकार के काम से संतुष्ट है कि नाराज है? अरे अब ठीक है, जो भी है सब। अच्छा, क्या मुद्दा है इस बार? बस हमारी सरकार लानी है, अब की सपा आएगी। सपा आएगी जी। सरकार के योगी जी के काम से संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। क्या है मुद्दा, क्यों वोट डाल रही है इस बार? क्या है? क्या है? वोट किसको दे रही है, क्या मुद्दा होगा? उसको नहीं दे रहे मोदी। किसको? योगी को कि अखिलेश को? अखिलेश को। अखिलेश को। चलिए, क्या है मैम वोटिंग का, क्या मुद्दा आप देख रही हैं, क्या बेसिकली इश्यूज हैं जिनको लेकर वोट हो? बेरोजगारी के लिए देंगे बस। बेरोजगारी बढ़ रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक तो कोरोना के टाइम पे तो और ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस वजह से देंगे। आप क्या कहेगी मैम? अच्छा, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम वोटर है क्या? अच्छा, यू डोंट वांट टू से एनीथिंग, नथिंग। आप क्या कहेंगे मैम, क्या मुद्दा है इस बार? अच्छा ही है जो चल रहा है। ठीक चल रहा है, सरकार ठीक है? जी जी।
तो देखिए पूजा, एक जो मिक्स रिएक्शंस है वो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग सरकार के काम से संतुष्ट हैं, कुछ लोग नाराज भी हैं सरकार के काम से। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये लगभग हर बूथ पे दिखाई देंगी और इसी तरीके की जो भीड़ है, अब चूंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग और तेजी से निकल रहे हैं और यही स्थिति लगभग आपको लखनऊ के हर बूथ के ऊपर दिखाई भी देगी। और लोग चाहते हैं कि इस बार अगर जिनके मन में ये ख्वाहिश है या जो भाव है कि परिवर्तन होना चाहिए, वो परिवर्तन के लिए वोट डाल रहे हैं। और जो ये चाहते हैं कि सरकार रिपीट होनी चाहिए, वो लोग सरकार को पुनः वापस लाने के लिए वोट डाल रहे हैं। तो यही जो स्थिति है ये पूजा लगभग लखनऊ के हर जगह पर है। और करीबन 22% से ज्यादा जो मतदान है वो इस समय लखनऊ के अंदर हो चुका है। और एक जो ओवरऑल एक एवरेज जो वोटिंग है वो 24% के आसपास इस समय तक उत्तर प्रदेश में है। तो उम्मीद यही जा रही है कि 60% से ऊपर जो मतदान है वो शाम तक उत्तर प्रदेश में होता हुआ हमें दिखाई देगा। जी रजत, अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 2-3 चीजें यहां पर समझ में आई हैं कि किस तरीके से वोटर सोच रहा है, क्या सोचकर वोट कर रहा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं, भदौरिया जी आपके पास आना चाहूंगी। 2-3 इसमें चीजें जो समझ में आई है, एक बेरोजगारी का मुद्दा और एक वोटर ने जिस तरीके से कहा नेशनल जो हमारा राष्ट्रवादी जो मुद्दा है, राष्ट्रवादी जो मुद्दा है उसको एक आगे रखा और इंटरनेशनली कहां इंडिया स्टैंड करता है, एक वो बात भी सामने आई। तो कैसे देखते हैं आप इन मुद्दों को? देखिए, अभी जिस तरह से देख रहे थे और मतदाताओं के प्रश्न सामने आ रहे थे तो वहाँ चारों चीजें एकदम बिल्कुल सामने आ रही थी जी। कि एक तो उनका निजी इश्यू है वो क्षेत्र वाइज अलग अलग आएगा, वो हर विधानसभा में, और या ये कहें कि लोकसभा की जो सीटें रहेंगी 5-5, 6 सीटें रहेंगी, किसी लोकसभा में 6 सीटें, किसी में 5 सीटें, तो लोकसभाओं की सीटों पर भी वो मुद्दे अलग अलग आएंगे। और जो बाकी जो 3 मुद्दे हैं वो सामने बिल्कुल एकदम आ रहे हैं और उन मुद्दे पर लोगों की अलग अलग राय भी है। सुरक्षा को लेकर के लोग जो कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से वो जितना भी सुरक्षा को लोग स्वीकार कर चुके हैं वो मोदी जी के खाते में जाएगा या योगी जी के खाते में जाएगा, क्योंकि वहाँ सुरक्षा देने का काम जो है ये निश्चित रूप से जनता को जो इन्होंने एक वादा किया था भय मुक्त प्रदेश, तो उस पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि योगी जी खरे उतरे हैं। और चूंकि ये बात जो है विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश ने बाबा बुलडोजर कह रखी है, तो ये बात तो जनता समझ रही है और जनता उसको मुझे लग रहा है कि कर रही है। अब दूसरा मुद्दा है, जो बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का और रोजगार का, जिसके लिए महिलाएं बड़ी आक्रामक हो रही थी, वो देखने को एक मिल रहा था। तो ये मुद्दा भी आएगा और अगर ये मुद्दा कभी कहीं हावी होता है तो मुझे लग रहा है कि ये सरकार के विपरीत जाएगा, क्योंकि इससे अगर कोई प्रताड़ित है जिनको नहीं मिल पाया है तो वो मुद्दा उस दिन राजनाथ सिंह के सामने भी ये मुद्दा आया था कि हमें रोजगार दीजिएगा, तो राजनाथ सिंह ने हालांकि उसको संतुष्ट करने का प्रयास किया। तो अब ये बीजेपी के बड़े नेताओं को 5वें और 6वें 7वें चरण में अपनी बात रखनी पड़ेगी कि इन मुद्दाओं को, इन जो प्रश्न हैं इनको कहाँ तक ये सफल कर पाते हैं और कहाँ तक जनता को बता पाते हैं। जी यहाँ पर मैं रोशन जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि आपने भी बात कही थी लॉ एंड ऑर्डर को आगे रखा गया, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, साथ ही साथ सिक्योरिटी का मुद्दा, ये सब चीजें रखी गई थी और इसी को जो है बाकी 2 चरणों के बाद जो है बीजेपी ने और फोर्सफुली जो है उठाया है और बार बार जो है समाजवादी पार्टी को जो है कहीं ना कहीं टारगेट पर लिया है कि गुंडों की पार्टी है। अनुराग ठाकुर को हम सुनते हैं, उनका कहना यही है कि गुंडागर्दी होती है, भ्रष्टाचार होता है, इस तरह की बातें कही गई हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो ये शायद जो है बीजेपी के पक्ष में जाएगा। हाँ देखिए, अगर पिछली बार समाजवादी पार्टी की आपने सरकार देखी होगी तो पूरी तरह से जी जिस तरह से थानों के बाहर पब्लिक में लोगों ने इस तरह से गुंडागर्दी की थी कि लोगों का, आम जनता का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया था। और वो लोगों के दिलो दिमाग में वो चीजें छाई हुई कि अगर दोबारा सरकार में आ गए तो फिर वही स्थिति हो सकती है। और मुजफ्फरनगर दंगा तो हमारे सामने है, सहारनपुर का दंगा हमारे सामने, कई हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, पलायन करना पड़ा। जो कैराना है, कैराना से कितने लोग अपने घरों पर ताला लगा के चले गए थे, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। तो इसलिए लोगों के दिल में, अगर वो चाहते भी हैं, अगर उनकी भाजपा सरकार से थोड़ी नाराजगी भी है, चाहे रोजगार के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर हो या दूसरे इश्यू पे अगर नाराजगी हो, लेकिन जब उनके सामने वो भय आता है कि अगर ये लोग वापस आ गए और फिर गुंडागर्दी सड़कों पर हो गई
तो लोगों का जीना हराम हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी का जो फोकस रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर पे ही रहा है, कि लोगों को याद दिलाओ कि अगर ये सरकार में आ गए तो फिर क्या सिचुएशन होगी। और इसलिए बार बार वो बातें, आप पिछले 2-4-10 दिन के अगर आप भाषण देखें तो प्रधानमंत्री भी वही बात कह रहे हैं, होम मिनिस्टर भी यही बात कह रहे हैं कि ये आतंकवादियों की पार्टी है। जो अहमदाबाद में एक जो कुछ आतंकवादी पकड़े गए उनमें समाजवादी पार्टी के किसी नेता का लिंक मिला है। तो इस तरह से इस पूरे मुद्दे को कानून व्यवस्था और सुरक्षा से जोड़ दिया गया है, क्योंकि जो जाति धर्म का जो चरण था वो पहला, दूसरा और तीसरा था। उसके बाद से जो स्थितियां हैं अब दूसरी स्थितियां हो गई है। जो अब चौथा चरण है, ये जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे दलितों और जो ओबीसी के बीच का है। ऐसे जब आप आगे चले जाएंगे तो सिचुएशन बदलती जाएगी, लेकिन वो धर्म और जो जातियों का जो संप्रदाय का इशू है वो आगे नहीं होगा। आगे होगा आपके लॉ एंड ऑर्डर पे सारी बात होगी। उसमें जरूर लॉ एंड उसका बेरोजगारी का मुद्दा भी जरूर है, उसमें युवाओं का शिक्षा का मामला भी है, लेकिन जहां कानून व्यवस्था का मामला आता है तो बाकी चीजें फिर गौण हो जाती हैं। और ये हमने पिछले चुनाव में भी देखा, इस चुनाव में भी हमें ऐसा देखने को मिलेगा। जी रजत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं, मतदाताओं से उनके मन की बात जान रहे हैं। यहाँ पर हमने अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे 2 मुद्दों पर ज्यादा डिस्कशन किया है, एक बेरोजगारी है, एक लॉ एंड ऑर्डर है। आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा ज्यादा हावी है, कि अगर खाने को भी होगा, रोजगार भी होगा, लेकिन आप खुली हवा में सांस ही नहीं ले पाते हैं और आप भयमुक्त जीवन ही नहीं जी पाते हैं, तो उसका क्या फायदा? ये कैसे देखती है जनता इस बात को? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, और खासतौर पर जब पूर्वांचल की बात आती है तो पूर्वांचल के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर अपने आप में और अहम हो जाता है, क्योंकि पूर्वांचल ने वो दौर देखा है जहां पर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का एक ऐसा साम्राज्य चलता था जिस साम्राज्य के आगे किसी भी सरकार की ना तो कोई कार्रवाई संभव हो पाती थी, और एक तरीके से आप ये कहिए एक पैरेलल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पूर्वांचल में चलती रहती थी। अब जिस तरीके से 2017 के बाद जो परिस्थितियां बदली हैं, उन परिस्थितियों ने निश्चित तौर पर वहां के लोगों को खुली हवा में सांस लेने की एक हिम्मत दी है, और अब लोग खुलकर पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आप देखिए, पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को एक नया नाम दिया गया है, बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा का नाम ही इसीलिए मिला है क्योंकि उनके जिस बुलडोजर ने जिस तरीके से कार्रवाइयां की हैं और इस अवैध साम्राज्य के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाइयां की हैं, वो अपने आप में बेहद अहम है। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ इसी बूथ सेंटर पे, हम उनसे भी सीधे पूछ लेते हैं कि क्या कानून व्यवस्था या बेरोजगारी, कौन सा मुद्दा बड़ा है जिसके ऊपर सरकार काम करनी चाहिए या फिर जिसके लेकर वोट हो रहा है? आप लोगों ने वोट दे दिया था? जी सर। अच्छा, क्या मुद्दा था इस बार? मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कानून व्यवस्था का, जो पिछले हमने 5 सालों में देखा है। कानून व्यवस्था जो बिल्कुल गिरी हुई थी, आज कितनी सुदृढ़ स्थिति में आ गई है कि आज कोई महिलाएं वगैरह सब, लड़कियां सब आराम से आज़ादी से घूम सकती है, सुबह से हो या रात हो। अच्छा, पूर्वांचल में क्या है, जिस तरीके से एक बात बार बार अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी 2 लोगों का नाम आता था, अब वो नाम कहीं ना कहीं जेलों के पीछे चले गए हैं। आपको लगता है कि बेरोजगारी ज्यादा बड़ा मुद्दा है या कानून व्यवस्था, या फिर दोनों ही मुद्दे हैं जिनके ऊपर अभी सरकार को और काम करना पड़ेगा? देखिए, बेरोजगारी के ऊपर तो काफी प्रयास किया गया है, मुद्रा लोन वगैरह सारा जो बीजेपी का है वो स्वरोजगार बढ़ावा दिया गया है। और जहाँ कहीं वैकेंसियां निकालनी थी वो निकाली है योगी गवर्नमेंट ने, ऐसी बात नहीं है, रोजगार बहुत दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है। आप लोगों ने वोट दे दिया है? अच्छा, क्या मुद्दा है इस बार? वुमेन सिक्योरिटी को लेकर बहुत बात हो रही है, बार बार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। देखिए, अखिलेश के टाइम पे भी हमारे पास 10-90 थी, हम उसी पे ही वर्क कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम भी। और इस टाइम पे जो हमको आगे बढ़ना है, हमको बदलाव चाहिए, ओपीएस पे वर्क करना है और महिलाएं खुद से सुरक्षित रहें। हमको पुरुष की जरूरत नहीं है। जब हम सुरक्षित रहेंगे, हम खुद से कॉन्फिडेंस रहेंगे, तो सारी चीजें सही रहेंगी। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है इस बार? ओपीएस बहुत ज़रूरी है यंग जनरेशन्स के लिए जो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि पेंशन बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद एक एम्प्लॉई हूँ और मुझे लगता है ओपीएस इज बेस्ट। तो ये देखिए, जो बात अखिलेश यादव ने कही थी कि पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, वो भी एक बड़ा मुद्दा बना है। लेकिन जिस तरीके से अगर सिर्फ आप बेरोजगारी और कानून व्यवस्था 2 मुद्दों को देखने की कोशिश करेंगे, तो उसके अलावा भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे लोग सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि जब जैसे जैसे चुनाव आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उस तरीके से जो चुनाव पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है, तो पूर्वांचल के अपने पुराने मुद्दे हुआ करते थे, जहां पर एक दौर ऐसा होता था कि पूर्वांचल में जहां पर आपको इंसेफ्टेलाइटिस से मरते हुए बच्चे दिखाई देते थे, टूटी फूटी सड़कें
सड़कें दिखाई देती थी, वो तमाम ऐसी चीजें होती थी जो एक समय पर पूर्वांचल की पहचान बन गई थी। उस पहचान को कहीं ना कहीं सरकार ने दूर किया, ये बात कई लोग कहते हैं। आप लोग भी वोट डाल के आए हैं, कुछ और लोग भी हैं। सर, क्या मुद्दा है इस बार, किस आधार पर वोटिंग हो रही है? मुद्दा देखिए वही पुराने मुद्दे हैं, लेकिन उसमें जो बदहाल उसको सुहाल होना चाहिए। अच्छी सरकार आए, हम ये चाहते हैं कि अच्छे लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरह हो और रजत, हम सुन पा रहे हैं कि जिस तरीके से मेन जो लोगों का कंसर्न है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किया है कि बाकी विकास हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। रजत, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। भदौरिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।